ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, अभी अपन ने ये ऑर्डर बनाया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू -360 है ना, ऐसा मान लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना है बेटा -348 है, इसका वैल्यू मान लिया कुछ भी होगा -200 मान लिया, इसका वैल्यू मान लिया -150 होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आया ना तो हमने डेल्टा जी चले बेटा ना प्रीवियस क्लास में अच्छा ग्रुप 18 बचा हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो बेटा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हम लोगों ने ग्रुप 1, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के ऑर्डर्स पे डिस्कशन कर लिया था। ग्रुप 18 जो है उसके बारे में डिस्कशन करना बाकी था, और ग्रुप 18 में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अभी डेटा एनसीईआरटी नहीं देता, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पर डेल्टा एचईजी की बात करें बेटा, देखिए लास्ट क्लास में हमने जब ईए की बात करी थी तो ईए में बाकी सबके लिए तो हमने ईए का ऑर्डर बनाया, क्योंकि बाकी सबके लिए ईए या तो पॉजिटिव या किसी के लिए 0 हुआ करता था। लेकिन ग्रुप 18 जो है ये पूरा ग्रुप एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए यहां पर मैं ईए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो ईए 0 माना जाता है, तो सभी का ईए क्या हो जाएगा 0, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसके लिए डेल्टा एचईजी का जो डेटा एनसीईआरटी देता है उसको यहां डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए डेटा अगर देखा जाए तो +48 है, इसके लिए 116 है, इनके लिए +96 है, यहां पर +77 है, और यहां पर +68 है। ये डेटा एनसीईआरटी का बेटा। अब इस डेटा को देखकर हमें कुछ चीजें समझने की कोशिश करनी है। ऑर्डर देखो, एक बात बहुत क्लियरली समझना, ये जो ऑर्डर है ये मोस्टली क्लासेस में डिस्कस नहीं होता है, ठीक है, बट ये एनसीईआरटी का गिवन डेटा है, इसलिए क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इसको देखकर मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर का क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूरा डेटा बेस्ड ही ऑर्डर बनेगा जब भी बनेगा। बट इसमें से क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम किए जा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन यहां कर रहे हैं। मुझे बताइए, डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव है तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंडो या एक्सो को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडो। इसका मतलब है ये सारे एटम ऐसे हैं जो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपको इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब इनमें से जिसका वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है वहां पर हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो लीस्ट पॉजिटिव है वहां हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर नियॉन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन के एडिशन को सपोर्ट कर रहा है या बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम यहां पर ये पूछ सकते हैं कि भाई किसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मोस्ट इजी है? तो हीलियम लीस्ट एंडो है। और किसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मोस्ट डिफिकल्ट है या मोस्ट एंडोथर्मिक है? तो नियॉन है। और किन दो का डेटा बराबर है? ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग यहां पर डेटा को देखकर बना सकते हैं, वरना अगर ऑर्डर का क्वेश्चन आया तो आपको डेटा याद है तभी आप कर पाओगे, कुछ नहीं होगा उसके अलावा, ठीक है। तो काम करें, ये वैल्यूज लिखे, 3 क्वेश्चन जो मैंने बोले उनमें से 2 क्वेश्चन मैं लिखा दे रहा हूं आपको। चलिए बेटा ना, ये जो डेटा भी हम लोगों ने लिखा इसके बाद क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the addition of electron in which of the following species, the addition of electron in which of the following species is most endothermic? The addition of electron in which of the following species is most endothermic? Good morning beta. Is most endothermic, and options लिख लेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे मोस्ट एंडोथर्मिक के बदले लीस्ट एंडोथर्मिक कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। ऑप्शंस वही रहेंगे बेटे, है ना। मोस्ट एंडोथर्मिक के बदले लीस्ट एंडोथर्मिक कर लेंगे और ऑप्शंस वही चारों रहेंगे, ठीक है। वही चारों ऑप्शन से करेक्ट आंसर इस बार कौन सा हो जाएगा बेटा? हीलियम। लीस्ट एंडोथर्मिक इनमें से कौन सा दिख रहा है? हीलियम। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था पहले वाले क्वेश्चन के लिए कि किसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मोस्ट डिफिकल्ट है, और सेकंड वाले के लिए पूछा जा सकता था किसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मोस्ट इजी है या लीस्ट डिफिकल्ट है। इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15, 16, 17, 18 जो भी एनसीईआरटी में गिवन था उसके ऑर्डर को डिस्कस करने के बाद मैंने बोला था 6 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 6 में से 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। पहला लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जिसमें हमने सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बारे में डिस्कशन किया था, और ग्रुप में हमने फर्स्ट ग्रुप 16, 17, 18 जो एनसीईआरटी में डेटा गिवन है वो डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे टाइप के जो क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आता है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट।
शुरू से बोलते आ रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा एक ही कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है, और कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक और बात बताइए, सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में हमने शुरू से आखिरी तक जेड इफेक्टिव लगाया, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह थी जहां पर मैंने बोला था कि जेड इफेक्टिव नहीं लगाना है? तो हाँ, वो थी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां जेड इफेक्टिव नहीं लगता है, वहां कॉन्फिगरेशन से सॉल्व होता है। चलिए इस पे क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईए, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईए, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईए। चलिए पहला वाला केस आपके सामने बेटा O2 प्लस O प्लस O माइनस O2 माइनस, तो आई होप इतना समझ में आता है। ये पहला वाला केस आपको क्या दिख रहा है बेटा? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, और सीधे सीधे क्या करना है? जेड इफेक्टिव लगाना है। एक बात और बताइए, O2 प्लस और O प्लस की यदि मैं बात करूं तो एक बात बताइए, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करें, इनके ऊपर चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? पॉजिटिव। अभी देखो यहां पर ईए के अंदर कभी भी कॉन्फिगरेशन से, जैसे हम आई में क्या करते थे, मैंने बोलता सिंबल से सॉल्व नहीं करना है, कॉन्फिगरेशन से करना है। मैंने यहां पर ऐसा अभी तक भी नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब भी नहीं बोलूंगा ऐसा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आप यहां पर चार्ज के हिसाब से बात करेंगे, आप इसमें ऐड करने वाले हो। यूनिवर्सल लॉ होता है बेटा, कूलम्स लॉ जो आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ है, वो क्या बोलता है कि ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, और सिमिलर चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो रिपल्शन होगा ही होगा। मुझे बताइए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। बताइए प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन। चाहे कितना भी प्लस हो, कितना भी स्टेबल। O प्लस को देखो आप, नाइट्रोजन है वैसे, तो ये इसका कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन है, ये स्टेबल है, तो ये नाइट्रोजन की तरह इलेक्ट्रॉन लेने से मना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा। पॉजिटिव के सामने अगर नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्शन होना ही है। तो आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है ये दोनों प्रोसेस कैसी हो जाएंगी बेटा? एक्सो। और इनमें आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। न्यूट्रल का इंडो एक्सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन केटायन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा एडिशन में, और एनायन हमेशा एंडोथर्मिक देगा, भले कितना भी स्टेबल हो, कुछ भी। O2 माइनस आप देखिए नियॉन है, पर इसकी स्टेबिलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है, तो ये रिपेल करेगा ही करेगा। जैसे सोडियम प्लस है, अब सोडियम प्लस भी तो नियॉन है और O2 माइनस भी तो नियॉन है, ये रिपल्शन करेगा और ये अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि यहां खेल किसका चल रहा है बेटा? चार्ज का खेल चल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बनाते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? O2 प्लस, और या फिर आप इसको जेड इफेक्टिव से भी कर सकते थे। Na प्लस और F माइनस, क्या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं बेटा? है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और उसके लिए वैसे तो हम जेड इफेक्टिव से कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जेड इफेक्टिव के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव दिखे तो भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन दिखाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद सेकंड क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा ना। फर्स्ट के तो दोनों केसेस लिखे हैं बोर्ड पे, सेकंड पे आइए। इसमें स्टेटमेंट पहले मैं बोल देता हूं क्या है, वो लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यूज ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यूज ऑफ सेकेंड डेल्टा HEG या सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर। Determine the correct values of second electron gain enthalpy for oxygen and sulfur. For oxygen and sulfur. अब देखो एक बात समझिएगा, चार ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए हुए बेटा, तो थोड़ा सा अपन लॉजिकली इसमें समझने की कोशिश करें। आपको किसके बारे में पूछा गया? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, मतलब सेकेंड डेल्टा HEG के बारे में, ठीक है। अब जब हम सेकेंड डेल्टा HEG के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकेंड डेल्टा HEG मुझे बताइए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की आप बात कर रहे हो। जब आप किसी एटम में, ऑक्सीजन और सल्फर की बात चल रही है ना, ये ऑक्सीजन की वैल्यूज दे रखी है करस्पॉन्डिंगली, और ये सल्फर की दे रखी है। मुझे बताइए ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा होगा, जो भी प्रोसेस रहा होगा, एंडो एक्सो, ठीक है। इसी तरह से सल्फर में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा होगा, तो जो भी प्रोसेस रहा होगा, एंडो एक्सो। लेकिन अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, तो क्या ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएंगी या एक्सोथर्मिक हो जाएगी बेटा? एंडोथर्मिक हो जाएगी। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, दोनों के लिए प्रोसेस हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा एंडो ही तो होता है, चाहे किसी के लिए भी हो।
तो एंडो है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा कि कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। वो दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा, दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन दिख रहा है, यहां नेगेटिव साइन दिख रहा है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ये है कि कौन लेस पॉजिटिव होगा, कौन मोर पॉजिटिव होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मोर पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि आप एंडो प्रोसेस करने वाले हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन जब मोर वैल्यू है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर क्या ये पी ब्लॉक के सेकेंड और थर्ड पीरियड के सेम ग्रुप के मेंबर है या नहीं बेटा? है। और डाउन द ग्रुप जाने पर सेकेंड और थर्ड में याद करिए एक्सेप्शन की वजह से ये बढ़ता था। मतलब एडिशन आसान ऑक्सीजन में होता है या सल्फर में? सल्फर। जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान है उसमें आपको एनर्जी सप्लाई कम करनी पड़ेगी बेटे, और इसीलिए इसका वैल्यू कम आएगा और इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। स्टेटमेंट में लिखाता हूं मैं आपको, ये पॉइंट है ना, आप ऑप्शंस लिख लें पहले। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, ऑप्शंस बोर्ड पे ही है, स्टेटमेंट में लिखवा दे रहा हूं सारी बातें। सेकेंड डेल्टा HEG is always endothermic. Second delta HEG is always endothermic. Second delta HEG is always endothermic. ब्रैकेट में लिख लेना, that is delta H equal to positive. That is delta H equal to positive. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एंडो होगा, और उसका मतलब हो गया कि डेल्टा H का वैल्यू हमेशा कैसा मिलेगा बेटा? पॉजिटिव। आगे लिखे, addition of electron is easier in sulfur. Addition of electron is easier in sulfur as compared to oxygen. Addition of electron is easier in sulfur as compared to oxygen. Hence the energy required in case of sulfur will be less. Hence the energy required in case of sulfur will be less. एनर्जी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सल्फर विल बी लेस। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने यहां मेंशन कर लिया कि पहला तो यहां पर जो कंसिडरेशन आएगा वो डेल्टा एच का साइन देख के पता चल जाएगा कि ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। अब कौन मोर पॉजिटिव होगा, कौन लेस पॉजिटिव होगा, वो आपको एंडो से जज करना पड़ेगा कि सल्फर में एडिशन आसान है तो आपको एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि आपको जो ऑक्सीजन है उसमें एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही होगी। चले अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चार टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। पहला लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दूसरा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तीसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, दो और टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरी होती है। बताइए फिफ्थ कैटेगरी क्या दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप का है बेटा? तो यस। और सिक्स्थ कैटेगरी कौन सा होगा बेटा? रैंडम। यहां पर जब हम फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरी सॉल्व करने जा रहे हैं तो दोनों फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फैक्टर है वो कॉमन है, दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा। याद करें इससे पहले जब दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप की बात करी थी, तो जब हम रेडियस पढ़ रहे थे या जब हम आईई पढ़ रहे थे तो हमने शेल नंबर से सॉल्व किया था बेटा उनको। ठीक है, यहां पर दो एडजेसेंट पीरियड या ग्रुप को आप शेल नंबर से सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूं। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोला मैंने, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो इनके अरेंजमेंट को देख लेते हैं। टाइप देखकर आपको पहचानना तो पड़ेगा कि भाई ये एक 6 टाइप में से कौन से टाइप का क्वेश्चन दे रखा है बेटा। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन ये दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप का केस है, मतलब दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप का केस है। अब आप देखो ऐसा जब भी केस आया तो आईई या रेडियस का क्वेश्चन होता तो हम शेल नंबर से सॉल्व करते कि सेकंड शेल नंबर है या दो शेल नंबर है तो ये ज्यादा होगा या वो कम होगा, ऐसे करते। यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करना है। मुझे बताइए ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या NP5 हुआ करता है बेटा? यस। और ये NP4 होता है। अभी एक और बात समझे, मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना है? इनर्ट गैस में। अल्टीमेटली इनर्ट गैस को दिमाग में ध्यान कर रखे, अगर इनर्ट गैस बनाना है तो इनको NP6 बनना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इन्हें इनर्ट गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और इन्हें कितने चाहिए? 2। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा।
जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनका ये ज्यादा। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिससे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा। ये दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप में तो काम कर ही रहा है। इवन अगर आपको ऑक्सीजन दिया जाए और आयोडीन दिया जाए, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होगा। ये बात ऐसी है बेटा, ठीक है। तो ये हर जगह ऐसे ही काम होगा। अब देखिए ध्यान से, जिसे अब मैं हटा दे रहा हूं उसको, क्योंकि अभी हम दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड आपको समझा दिया। आपको सिर्फ दोनों केसेस में, फिफ्थ और सिक्स में, ये पॉइंट को हाईलाइट करना है। दूसरी बात, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा तो है, लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, कई जगह पर कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज हुआ करता था। जहां एक्सचेंज हुआ करता था वहां एक्सचेंज जरूर करना होगा आपको, ये बात कभी ना भूले। याद करिए, आईई में जब एक्सचेंज की बात होती थी तो S2P1 और P3P4 में एक्सचेंज होता था। ईए में जो एक्सचेंज था वो S1P1 और P2P3। क्या ये P2P3 है क्या? नहीं, मतलब यहां कोई एक्सचेंज नहीं होगा। जो होना है नॉर्मल वही ट्रेंड चलेगा। अच्छा मुझे बताइए, ये दोनों ज्यादा हो गए, ये दोनों कम हो गए, इतना तो अपन ने समझ लिया, ठीक है। ये ऑर्डर बना दिया ईए का, ये ज्यादा ये कम। लेकिन अब इन दोनों में ज्यादा कौन होगा और इन दोनों में कम कौन होगा उस पर बात करें। क्या डाउन द ग्रुप का ट्रेंड बन रहा है बेटा? ये हाँ। और क्या ये भी डाउन द ग्रुप का ट्रेंड बन रहा है? डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो ईए डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन पी ब्लॉक के सेकंड और थर्ड पीरियड में ईए इंक्रीज होता है। और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है मेनली। तो सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा फ्लोरीन और उससे ज्यादा क्लोरीन, ये ऑर्डर आएगा। अब एक और बात ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वहां पर आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि ईए का ऑर्डर बना दीजिए। ईए का जब ऑर्डर बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो ईए के पॉजिटिव वैल्यू का ही ऑर्डर होगा, क्योंकि ईए या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। नेगेटिव तो हमने अपनी तरफ से माना था। दूसरी बात, यही क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि डेल्टा एचईजी का ऑर्डर बनाइए। किसका ऑर्डर बनाइए? डेल्टा एचईजी। जो ईए का ऑर्डर है वही ऑर्डर डेल्टा एचईजी का है। हाँ, बस ये है कि ईए के पॉजिटिव का ऑर्डर है और वो डेल्टा एचईजी के नेगेटिव का ऑर्डर। और कई बार लिख के भी देता है आजकल कि डेल्टा एचईजी की नेगेटिव साइन का ऑर्डर बनाइए। अब नेगेटिव साइन का ऑर्डर बनाइए का मतलब मैथमेटिक्स मत लगाइएगा। क्वेश्चन पूछेगा डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ब्रैकेट में लिखेगा विथ नेगेटिव साइन। विथ नेगेटिव साइन क्वेश्चन लिखिए आप, इसको क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर of electron gain enthalpy, determine the correct order of electron gain enthalpy और ब्रैकेट में लिखिएगा with negative sign, with negative sign, determine the correct order of electron gain enthalpy with negative sign। ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन जैसे ही बोला ना तो बच्चा, अबे डेल्टा एचईजी होती नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव लिया जाता है और डेल्टा एचईजी नेगेटिव। वो नेगेटिव साइन बोले चाहे ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पे। और इसका मतलब है आपको कुछ नहीं करना, इसलिए मैं ईए पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आपको डेल्टा एचईजी का ऑर्डर बोला, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधे सीधे ईए का ऑर्डर बना देना, चाहे वो डेल्टा एचईजी नॉर्मल बोल रहा है या डेल्टा एचईजी विद नेगेटिव साइन बोल रहा है। बात एक ही। होता क्या है, बच्चा क्या दिमाग लगाता है? बच्चा ये दिमाग लगाता है, इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, अभी अपन ने ये ऑर्डर बनाया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू -360 है ना, ऐसा मान लेते हैं। और इसका वैल्यू कितना है बेटा? -348 है। इसका वैल्यू मान लिया कुछ भी होगा, -200 मान लिया। इसका वैल्यू मान लिया -150 होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आया ना तो हमने डेल्टा एचईजी के नेगेटिव साइन का ऑर्डर बनाया, तो बच्चा क्या सोचता है कि मैथमेटिक्स लगाता है। मैथ्स में हमने पढ़ा था कि जिसका माइनस में कम होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो ये कलाकारी ना दिखाए वहां पर। क्या बात समझ में आ रही है आपके? वहां पर वो नेगेटिव साइन बोलेगा मतलब आपको बनाना ऑर्डर मैग्नीट्यूड का ही है विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, कुछ नहीं करना है। तो ये बात क्लियरली ध्यान रखें कि कभी भी वहां नेगेटिव साइन लिखा हुआ है तो परेशान ना हो। नेगेटिव साइन कहने का मतलब है डेल्टा एचईजी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन के साथ ही लिया जाता है। ईए का जो पॉजिटिव वैल्यू का ऑर्डर होता है वही डेल्टा एचईजी की नेगेटिव वैल्यू का ऑर्डर होता है। नेगेटिव साइन लिख देता है, कई बार नहीं भी लिखता है। लिख के दे तो भी वही होगा, ना लिख के दे तो भी वही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिकली बात करें। मैंने बोला था आपको कि जब ईए की बात आती है ना, कई बार हो सकता है आप पूरा ट्रेंड याद ना आए या फैक्टर याद ना आए या कुछ हो, तो छोटी छोटी बातें जो कई बार आपका क्वेश्चन सही करा सकती है, टाइम बचा सकते हैं। क्या मैंने आपको बोला था कि ईए का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहला काम एंडो
और एक्सो को सेपरेट करना है। क्या इन चारों में से कोई एंडो दिख रहा है आपको? अरे इन चारों में कहां नाइट्रोजन है? नंबर बढ़ जाएगा फिर से। चलो, इन चारों में कोई नाइट्रोजन नहीं है ना, तो इसमें कोई एंडो एक्सो, सारे के सारे एक्सो हैं। पर मुझे बताइए इनमें से क्या मोस्ट एक्सो कोई है क्या? पूरे पीरियोडिक टेबल याद करिए। क्लोरीन, क्लोरीन का ईए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है बेटा। इसका मतलब है क्लोरीन के ऑर्डर में सबसे आगे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए। अब आपने एग्जाम में क्लोरीन दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको दिखेगा जब ईए का क्वेश्चन होगा क्लोरीन दिखेगा। अपने दिमाग में अगर ये पॉइंट है कि क्लोरीन मैक्सिमम पे होना चाहिए और चार ऑप्शन है, चार में से एक ही ऑप्शन में क्लोरीन आपको मैक्सिमम दिख रहा है, तो फिर बाकी तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप उसको टिक करके आ सकते हैं। ऐसे यहां पर आइए, क्या इनमें से कोई एंडो एक्सो दिख रहा है? कौन एंडो है? नाइट्रोजन। जो एंडो है वो ऑर्डर में आगे आएगा या पीछे आएगा? पीछे। मतलब ऑप्शन में एक बात समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रोजन सबसे पीछे होना चाहिए, बाकी कोई कहीं भी हो। अब मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां नाइट्रोजन सबसे पीछे, तो अपने को बाकी और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या तो हमारा ऑप्शन सही होगा और अगर उसने ऑप्शन गलत दिया होगा तो बोनस हो जाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन तो यहां से नहीं हिल सकता। इतना तो समझ में आ गया अपने को। तो अपन इस तरह से कई बार एग्जाम में पूरा लॉजिक ना आते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में ऑप्शन ऐसे आते हैं कि आप ऑप्शन की मदद से ही सॉल्व कर लेते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। लेकिन अब फिर भी कभी पूरा ऑर्डर बनाना पड़ जाए, मान लो चारों ही ऑप्शन में नाइट्रोजन मिनिमम दे दिए या दो ऑप्शन में नाइट्रोजन मिनिमम दे दिए, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए उस पर बात करते हैं। अगर नाइट्रोजन पीछे गया है तो ईए में ग्रुप पीछे ही आएगा, पूरा ग्रुप 16 पीछे, पूरा ग्रुप 17 आगे। ये कौन से ग्रुप का है? 15 पीछे, तो 15 वाला पीछे ही होगा और 16 वाला आगे ही होगा। अब देखो इसको देख लेते हैं। मुझे बताइए क्या ये दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप का केस है या नहीं है? बेटा है। ऐसे क्वेश्चन में अगर रेडियस या आईई होता तो मैं क्या लगाता बेटा? शेल नंबर। लेकिन ये में शेल नंबर नहीं लगाना है, क्या लगाना है? जिससे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा। अच्छा, एक्सचेंज का जरूर ध्यान रखेंगे। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन np3 है बच्चों? तो हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन np4 है। बताइए p3 p4 में ईए में कोई एक्सचेंज होता है? नहीं, आई में एक्सचेंज हो जाता लेकिन ईए में नहीं होता। इसे इनर्ट गैस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए p6 तक जाने के लिए, और इसे इनर्ट गैस बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, और जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए कम। डाउन द ग्रुप ये सेकंड और थर्ड में पी ब्लॉक में बढ़ता है। तो नाइट्रोजन के आगे फास्फोरस के आगे ऑक्सीजन के आगे सल्फर। इवन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम कोई भी होता, उन सब का ईए इस पूरे ग्रुप से ज्यादा होगा। रैंडम में भी ये बात हमारे काम आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। दो केसेस आपको बताए, तीसरे केस पे आते हैं बेटा। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। अगर इस केस को आप देखो तो ये ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 का केस है बेटा। अगेन 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का केस है। तो आप देख सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। मुझे बताइए ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो क्या ये np3 है या नहीं है बेटा? है। और क्या ये np2 है या नहीं है? इसे इनर्ट गैस बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इनर्ट गैस बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब ज्यादा ये किसका होना चाहिए? इनका। लेकिन क्या p2 p3 में एक्सचेंज होता है? और इस वजह से ऑर्डर इस बार घूम जाएगा। इस बार जहां पर भी देखो, आप कोई भी फैक्टर पढ़ रहे हो, लेकिन जहां एक्सचेंज होना है वहां एक्सचेंज होगा ही होगा। तो वैसे तो जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन p2 p3 में एक्सचेंज की वजह से ये आगे आ जाएगी। अब सुनो एक और बात। मान लो आपको एग्जाम में ये एक्सचेंज याद नहीं आ रहा, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा सा तेज है, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि एक इसमें से एंडो है, नाइट्रोजन, बाकी कोई एंडो, तो एंडो तो आगे आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप वो एक्सचेंज नहीं करते तो नाइट्रोजन आपको कार्बन और सिलिकॉन के तो आगे मिलता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपने को इस तरह से भी समझ में आना चाहिए। यहां पर सबसे कम ईए नाइट्रोजन, उससे ज्यादा फास्फोरस। डाउन द ग्रुप है ना, पी ब्लॉक में बढ़ जाता है वैल्यू। उससे ज्यादा कौन आएगा? कार्बन, और उससे ज्यादा कौन आ जाएगा? सिलिकॉन। एक और केस देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए आपको दिया गया कार्बन, सल्फर और आयोडीन और बोला इसके ईए का ऑर्डर बनाइए। अब ईए का ऑर्डर जब आप बनाने चले कार्बन, सल्फर और आयोडीन का, तो मुझे बताइए पहले केस देखिए, क्या ये सेम पीरियड है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये सेम ग्रुप है? तो बिल्कुल नहीं है। ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, क्योंकि चार्ज इन पर है ही नहीं। अब ये 2 एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में गया बेटा? रैंडम।
अगर रैंडम कैटेगरी है तो अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2p2, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5p5। बच्चा फिर से दिमाग क्या लगाता है, शेल नंबर। दो ही चीज आती बच्चे को, एक जेड इफेक्टिव और एक शेल नंबर, बस पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल दो ही फैक्टर सॉल्व करते हैं। गलत हो जाएगा। जेड इफेक्टिव आप तो समझ में आ जाएगा कि लगेगा नहीं, बच्चा शेल नंबर ही लगाएगा। जब शेल नंबर लगाएगा तो उसको क्या दिखेगा, 5 शेल है, 5 शेल है तो साइज बड़ा होगा, साइज ज्यादा होता है तो ये कम होता है, तो वो आयोडीन का ये क्या कर देगा, कम, और कार्बन का ये क्या कर देगा, सबसे ज्यादा। कहानी बिल्कुल उल्टी है। आप मुझे बताइए, इसे इनर्ट गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, इसे कितना चाहिए, 2, इसे कितना चाहिए, 4। हाँ, P2 के साथ अगर P3 होता, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, एक्सचेंज जहां होना है वहां तो होगा बेटा। अभी खैर है नहीं P3, इसलिए एक्सचेंज वाला मैटर नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा, और जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा वाले पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे। तो ये सारे केसेस लिखने के बाद नोट बना के आप लिखेंगे, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होगा, फॉर केस नंबर 5 और 6, है ना। जब दो एडजेसेंट पीरियड ग्रुप का केस आए या रैंडम वाला केस आए तो आपको एक ही पैटर्न से सॉल्व करना है, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा होगा। बोलिए बेटा। डिफरेंट में भी चलेगा बेटा, इस केस में चल जाएगा, है ना, इसमें क्योंकि पूरा ग्रुप वाइज एक्सचेंज होता है, क्योंकि पूरे ग्रुप को जब आप मान लो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड ले रहे हो, जैसे इधर मैंने क्या बोला, ये बात मैंने अब शायद लेट आए थे तो मैंने उसके पहले बोल सुन लिया था, ये पूरा ग्रुप जो होगा ना, ये पूरे ग्रुप की ये कम और इस पूरे ग्रुप का ये ज्यादा, तो वो चाहे आप कार्बन से इसको भी कंपेयर करोगे तो भी वो वर्क कर जाएगा। वैसे तो हम लोग जो भी एक्सचेंज की बात करते हैं वो सेम शेल के लिए करते हैं, बट यहां पर काम कर जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया सब लोगों ने, है, खूब सोए। हाँ, फोन डीएनडी पे, बड़ी अच्छी बात है। तो ठंड भी बीच में थोड़ी कम हुई थी, अभी फिर बढ़ गई है, तो पढ़ाई डिस्टर्ब ना होने दे। ठंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पढ़ाई का डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। हाँ, पढ़ते रहे, वरना अगर आपने शुरू के 3-4 महीने पढ़ाई करी और अभी 1 महीने सब खत्म, ठीक है ना। कंटिन्यूटी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा पढ़ाई में। चले अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला केस है, मैंने बोल दिया नोट आप लिख लेना ना, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ये ज्यादा। कब लगाने हैं ये फैक्टर, जब केस नंबर 5 हो या केस नंबर 6 हो। केस नंबर 5 कहने का मतलब दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, और केस नंबर 6 कहने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम केस। दूसरी बात ये भी लिख लेना यहां पर, है ना, इस P2 P3 वाले जो क्वेश्चन है यहां लिख लेना, P2 P3 में एक्सचेंज होगा, क्योंकि बाद में आप सोचोगे कि ये जो नोट लिखा उसके हिसाब से तो उसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए और इसका ऑर्डर कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जहां एक्सचेंज होता है वहां तो एक्सचेंज करना ही है। अब ये जो सारे केसेस थे 6 केसेस, वो सारे के सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक देखो आईई जब हमने पढ़ा तो वहां पर किसी भी एलिमेंट के आई का कंपैरिजन किसी दूसरे एलिमेंट के आई से हमने करा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनके आई का क्वेश्चन था, चाहे I1 था तो हमने सबको आई के फॉर्म में कंपेयर करा, या सबका I2 था तो हमने I2 का ही कंपैरिजन करा। ईए में हमने एक के ईए को दूसरे के ईए से ही कंपेयर करा। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक स्पीशीज का आईई देता है और दूसरे का ईए पूछता है, और किसी एक का ईए देकर आई पूछेगा, मतलब आई देकर ईए पूछेगा या ईए देकर आई पूछेगा। अभी तक जो हमने कंपैरिजन करा वो आई को आई से ही करा और ये को ईए से ही किया, ठीक है। तो अब आते हैं उस थर्ड कैटेगरी की तरफ जिसे बोला जाता है रिलेशन बिटवीन आईई एंड डेल्टा एचईजी। अब यहां पर मैं ईए टर्म यूज करूंगा बोलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हम ईए का यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, डेल्टा एचईजी का। क्यों ऐसा है, क्योंकि ईए या तो होगा या नहीं होगा। ईए होगा तो पॉजिटिव होगा वरना जीरो होगा, पर डेल्टा एचईजी तो एक्सो एंडो के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहां पर ज्यादा करेक्ट जो है वो डेल्टा एचईजी को लेना। आप चाहे तो ईए भी लिख सकते हैं, चल जाएगा काम, लेकिन डेल्टा एचईजी इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। आइए इधर ध्यान देते हैं।
दो प्रोसेसेस, तीन केसेस आएंगे इसमें, पहले तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। किसी भी न्यूट्रल एटम में से आप पहले इलेक्ट्रॉन रिमूवल की प्रोसेस समझ रहे हैं बेटा। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है ये आईई होता है या ईए होता है बेटा? आई। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि उसमें अगर आप किसी प्रोसेस में ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो तो दोनों में जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। मतलब इधर से इधर जाने पर जो चेंज इन एनर्जी है, इधर से इधर आने पर भी चेंज इन एनर्जी बराबर होगी। बस फर्क इतना होगा कि अगर ये एंडो है तो ये एक्सो होगा, और अगर ये एक्सो है तो ये एंड होगा। अब ध्यान सुनिएगा, इस रिएक्शन को यदि आप देखें तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आईई को। लेकिन ये आईई किसकी है? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आईई ऑफ एक्स है ना, ये जो वैल्यू हमें दिखेगी या जो भी वैल्यू होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कहलाएगी? एक्स प्लस की कहलाएगी या एक्स की कहलाएगी? एक्स की। ठीक है, इसी तरह से जब हम इस प्रोसेस को रिवर्स में लेते बेटा ऐसे, तो अब ये आपके लिए रिएक्टेंट हो गया और ये आपके लिए प्रोडक्ट हो गया। मुझे बताइए रिएक्टेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि x प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है? x। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने की प्रोसेस चल रही है या रिमूवल की प्रोसेस चल रही है? ऐड होने की। ऐड होने का मतलब आईई या डेल्टा एचईजी? डेल्टा एचईजी, ईए या डेल्टा एचईजी बोल सकते हैं। मैं यहां डेल्टा एचईजी रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। ये डेल्टा एचईजी किसका? रिएक्टेंट का। और रिएक्टेंट यहां पर x है या x प्लस है? x प्लस है, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एचईजी ऑफ x प्लस। अब जरा इसको ध्यान से देखें, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि इधर से इधर जाने पर जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है, जिसको आई बोल रहे हो, और इधर से इधर आने पर जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा है जिसे हम डेल्टा एचईजी बोल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी या साइन ऑपोजिट होगा, या प्रोसेस एंडो और एक्सो में से कोई एक होगी, है ना। अब इसको समझे, थोड़ा सा दिमाग से लॉजिकली सोचे। ये आई का प्रोसेस है, याद करिए, ये न्यूट्रल एटम की आई की बात कर रहे हो आप। हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, हाँ, आई ऑफ एनी न्यूट्रल इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब ये वाली प्रोसेस कैसी है? एंडो। डेफिनेटली एंडो है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ऑलवेज एंडो है। अब इधर आइए, अभी आज मैंने कूलम्स लॉ बताया था आपको, थोड़ा सा यूनिवर्सल लॉ। क्या प्लस और माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होगा? हाँ, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये वाली प्रोसेस ऑलवेज एक्सो, ये ऑलवेज एंडो है, ये ऑलवेज एक्सो है। अगर ये +5 है तो ये -5 होगा। अगर मैग्नीट्यूड दे दिया तो 5 और 5 है, लेकिन अगर साइन +5 और -5 दोनों दिए, ये +5 है और ऑप्शन में ये पूछा गया है और +5 और -5 दोनों दिया है, तो आप किसको टिक करोगे बेटा? -5 को, क्योंकि अगर ये +5 है तो ये -5 होगा। अगर हाँ +5 -5 दोनों ना देके सिर्फ 5 दिया तो ऑब्वियसली उसी को टिक करना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड है। इसको देखें जरा, इससे एक रिलेशन निकल के आया। किसी भी न्यूट्रल एटम का आईई हमेशा उसके कैटायन के डेल्टा एचईजी के बराबर होगा। फिर से सुन ले, आईई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द डेल्टा एचईजी ऑफ इट्स कैटायन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अभी यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया न्यूट्रल से, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं पहले न्यूट्रल में, क्योंकि यहां कैटायन का फॉर्मेशन हुआ और यहां एनायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, ये आईई है या ईए है बेटा? ये, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो रिएक्टेंट साइड में, और इलेक्ट्रॉन एडिशन की प्रोसेस को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज डेल्टा एचईजी। ये इलेक्ट्रॉन ऐड किसमें हुआ? एक्स माइनस में या एक्स में? एक्स में। तो ये डेल्टा एचईजी किसका कहलाएगा? एक्स का। तो डेल्टा एचईजी ऑफ एक्स। अब इसी रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिवर्स में देखते हैं, इधर आइए। जब इसको ऐसे कर दिया मैंने तो ये हमारे लिए रिएक्टेंट बन गया और ये हमारे लिए प्रोडक्ट बन गया। अब ऐसा लग रहा है कि x माइनस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? x में। अगर x माइनस से x में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो या ऐड कर रहे हो? ऐड कर रहे हो कि रिमूव कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो ऑब्वियसली। देख लो, x माइनस से x बन रहा है और इलेक्ट्रॉन प्लस में निकल रहा है, ठीक है ना, इधर से इधर आने पर। तो Cl माइनस से Cl बना रहे या F माइनस से F बना रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा। इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? आईई। और ये आई किसका? रिएक्टेंट ये है। तो x माइनस में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसीलिए आईई ऑफ x माइनस इसे कहा जाएगा। और फिर से क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा,
तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बराबर। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम का डेल्टा HEG हमेशा उसके मोनो नेगेटिव एनायन के IE के बराबर होगा। अच्छा एक बात देखो, दोनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, अभी थर्ड फैक्टर पे आएंगे, लेकिन पहले दोनों फैक्टर को समझिए। क्वेश्चन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन IE और EA आपको समझ में कैसे आएगा लॉजिकली एग्जाम में, IE देकर EA पूछे या EA देकर I पूछे, I देकर EA या EA देकर I देकर EA या EA देकर I, और उसमें न्यूट्रल का कंपैरिजन आयन से हो, न्यूट्रल का कंपैरिजन आयन से हो। एक जगह न्यूट्रल का केटायन से कंपैरिजन है और एक जगह न्यूट्रल का एनायन से कंपैरिजन है। तो जब भी I देकर EA या EA देकर I पूछे, समझ में आ जाना चाहिए कौन सा बेटा रिलेशन बिटवीन I एंड EA, और उसमें भी शुरू के दो केस और तीसरे केस में क्या डिफरेंस रहेगा वो बता रहा हूं। शुरू के दो केस न्यूट्रल का कंपेयर हो रहा है या आयन से न्यूट्रल का कंपेयर हो रहा है। थर्ड में भी I और EA का ही रिलेशन होगा, लेकिन वहां पर न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन होगा, न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन होगा। ध्यान से देखिएगा, X और X माइनस, जरा इन दोनों को देखकर बताइए क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं बेटा, है? अच्छा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में यदि मैं आपसे पूछूं कि किसका Z इफेक्टिव ज्यादा या कम होगा, हम लोग क्या देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम। अब मुझे बताइए, इन दोनों का हम लोग IE निकालते हैं, इन्हीं दोनों का IE अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा है उसका IE भी ज्यादा होगा? याद करिए, ऐसे केसेस में IE में भी तो हम Z इफेक्टिव ही लगाते थे, रेडियस में भी। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में चाहे Z इफेक्टिव का क्वेश्चन रहा हो, चाहे रेडियस का क्वेश्चन रहा हो, चाहे IE का क्वेश्चन रहा हो, चाहे इससे पहले करा था EA का क्वेश्चन रहा हो, चाहे EN आएगा, हर जगह Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये IE का ऑर्डर आ गया। अब देखो, इस वाले पॉइंट को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, I ऑफ X। क्या ये न्यूट्रल एटम का I दिख रहा है आपको? हाँ। अब मुझे I को कंपेयर किससे करना है? EA से, और न्यूट्रल को न्यूट्रल से। इस रिलेशन को देखिए, I ऑफ X माइनस, और सेकेंड इक्वेशन देखिए, क्या IE ऑफ X माइनस को सब्सटीट्यूट करके डेल्टा HEG ऑफ X लिखा जा सकता है बेटा? हाँ। तो यहां पर ये जो I ऑफ X माइनस है, इसको यहां से हटा के इसके बदले ये लिख रहा हूं, तो यहां पर आएगा डेल्टा HEG ऑफ X, और जो साइन चल रहा था उसको एज इट इज लगा दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अगर ये वैल्यू अगर इससे ज्यादा थी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे भी ज्यादा ही होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन है सिंपल सी। और इस रिलेशन को यदि आप देखें तो यहां पर I देकर ये पूछा गया या EA देकर I पूछा गया, तीनों में I देकर EA या EA देकर I, बस फर्क ये है कि शुरू के दो में न्यूट्रल का कंपैरिजन आयन से हुआ है और यहां पर न्यूट्रल का कंपैरिजन न्यूट्रल से हुआ। जब न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान सुनना, आयन की बात नहीं कर रहा हूं, जब न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन हो रहा है तो I इज ऑलवेज ग्रेटर, I is always greater. I of any neutral atom is always greater than EA of any neutral atom. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये भी लिखवाऊंगा नोट में आपको। मुझे बताइए, यहां पर अभी दोनों न्यूट्रल एटम आपको सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं बेटा? सेम। तो ये बात एटम के लिए तो वैलिड है, न्यूट्रल की बात चल रही है। देखो, आयन के केस में बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रल से न्यूट्रल के कंपैरिजन में बड़ा छोटा होता है ना, मतलब ये ज्यादा होगा और वो कम होगा। न्यूट्रल में दोनों एटम अभी आपको सेम दिख रहे हैं। ये सेम एटम के लिए मैथमेटिकली वेरीफाई किया जा सकता था, इसलिए मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। ये अदर एटम पे भी वैलिड है बेटा। मान लो उधर I ऑफ X होता और इधर डेल्टा HEG ऑफ Y होता, तो भी वो ज्यादा होता। IE ऑफ एनी न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा HEG ऑफ एनी अदर न्यूट्रल एटम। सेम के लिए मैथमेटिकली प्रूव करना पॉसिबल था, इसलिए मैथमेटिकली प्रूव करके बताया। डिफरेंट एटम के लिए मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम वैल्यू से जज कर सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान सुनिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप बात कर रहे हैं तो देखो, सबसे कम IE और सबसे ज्यादा डेल्टा HEG की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे कम IE होती है सीजियम की। पूरे पीरियोडिक टेबल में लीस्ट IE किसकी है? सीजियम। और मोस्ट EA किसका है? क्लोरीन। जिसका IE सबसे कम है ना, उसका भी वैल्यू EA की वैल्यू से ज्यादा है। मान लो ये 340 है,
तो ये 350, 360, 370 ऐसा मिलता है। मतलब जिसका आई सबसे कम है वो भी सबसे ज्यादा ईए वाले से ज्यादा ही है। तो सेम एटम के लिए तो बात प्रूव हो ही गई है, डिफरेंट एटम के लिए भी वैल्यू से हम लोग इस बात को सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग यहां पर नोट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। लिखें पहले तो तीनों इक्वेशंस, आई लिखो, आई नीचे वाले में लाइन, ऊपर डेल्टा एच तो लिख दिया आपने, आई नहीं लिखा, डेल्टा एच है ना, आई नहीं लिखा आपने। चलिए बेटा ना, अभी जो फर्स्ट और सेकंड वाला रिलेशन है इसमें तो हमने देखा कि न्यूट्रल एटम का आई कैटायन के डेल्टा एच के बराबर है और न्यूट्रल एटम का डेल्टा एच एनायन के आई के बराबर है। तीसरे में जो हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर बात करें तो वहां पर मैंने आपको बोला सेम एटम के लिए आपके सामने मैथमेटिकली प्रूवन है, डिफरेंट एटम के लिए भी बात वैलिड है। जब भी आप न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर करेंगे और आई और ईए का क्वेश्चन होगा तो आई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईए ऑफ एनी अदर न्यूट्रल एटम। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। आईई ऑफ, थर्ड वाले के लिए बोल रहा हूं, स्टेटमेंट लिखेगा, आईई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, आईई ऑफ एनी न्यूट्रल एटम is always greater than delta HEG. IE of any neutral atom is always greater than delta HEG of any other neutral atom. IE of any neutral atom is always greater than delta HEG of any other neutral atom. सेम के लिए तो ये बात वैलिड है ही, अदर एटम्स के लिए भी ये बात वैलिड है, बशर्ते दोनों स्पीशीज न्यूट्रल होने चाहिए। इस बात का विषय ध्यान रखिएगा कि आयन के केस में बराबर होते हैं, न्यूट्रल में ये बात वैलिड होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो, यहां पर अभी एक पॉइंट आपके सामने आने वाला जो हम अभी यूज करेंगे कुछ क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो इससे पहले जब हमने सिर्फ आईई वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था, I1 का ऑर्डर बनाया था, I2 का ऑर्डर बनाया था, I3, 4 का ऑर्डर बनाया था। एक बात बताइए, जब हम किसी न्यूट्रल एटम, इधर ध्यान देना 2 मिनट के बेटा ना, ये समझ लीजिए तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा हमारा, और कुछ भी नहीं है। हमने इसके आई का ऑर्डर पढ़ा था, जिसको I1 बोला था हमने, इसको क्या बोला था I2, इसको क्या बोला था I3। न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में I2 था, ये I3 था। तो हमने जब आई के ऑर्डर बनाए थे तो हमने I1 का भी ऑर्डर पढ़ा है बेटा, कई केसेस में हमने कई केसेस में I2 का ऑर्डर बनाया था, कई केसेस में I3 का भी ऑर्डर बनाया था। मतलब जब हमने आई पढ़ा तो एक्चुअल में हमने न्यूट्रल एटम के आई के बारे में पढ़ा, या फिर हमने उनके कैटायंस के आई के ऑर्डर के बारे में पढ़ा। हमने अभी तक एनायंस की आईई के बारे में आईई के अंदर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। और जब भी एनायन के आई का क्वेश्चन आएगा उसको आप आईई से सॉल्व नहीं करोगे। न्यूट्रल एटम और कैटायन की आई के क्वेश्चन को आई में जो हमने पढ़ा उसी से सॉल्व होगा। लेकिन न्यूट्रल एटम और कैटायन में तो ये बात वैलिड है, एनायन का आई का जब क्वेश्चन आएगा, खासकर मोनो नेगेटिव एनायन के आई का जब क्वेश्चन आएगा, ये आई से सॉल्व नहीं होगा, ये ईए से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा, ईए से। क्योंकि मोनो नेगेटिव एनायन का आई का जो वैल्यू होगा या जो ट्रेंड होगा वो उसके न्यूट्रल एटम के ईए के ट्रेंड के इक्विवेलेंट होगा। और हमने न्यूट्रल का ईए ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम मोनो नेगेटिव एनायन की आई का ट्रेंड अलग से नहीं बनाएंगे, हम जो उसके न्यूट्रल एटम के ईए का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर बना देंगे, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल की आई को। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके ईए का ऑर्डर बनाना आपको, डेल्टा एचईजी का बनाना। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोलता ईए बोलू, डेल्टा एचईजी बोलू, डेल्टा एचईजी नेगेटिव साइन बोलू, बात एक ही है। मुझे बताइए ये कौन सी कैटेगरी है, 6 में से कौन सा कैटेगरी है, 5th कैटेगरी। 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप। सॉल्व कैसे करेंगे, शेल नंबर या इनर्ट गैस वाला पॉइंट। इनर्ट गैस, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, और जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए कम। डाउन द ग्रुप, सेकंड थर्ड पीरियड, पी ब्लॉक एक्सेप्शन। आइए इधर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ऑर्डर किसका बनाया आपने, ईए का या डेल्टा एचईजी का। अब जो ऑर्डर डेल्टा एचईजी, न्यूट्रल एटम है सारे, जो ऑर्डर न्यूट्रल एटम के डेल्टा एचईजी का बना है वही ऑर्डर इनके मोनो नेगेटिव एनायन, क्या बात समझ में आई आपको, आगे वरना कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे है ना। तो अभी ये मैं लिखवाऊंगा, ये क्वेश्चन अभी कराया नहीं मैंने, क्वेश्चन में लिखाऊंगा लास्ट में, बट आपको यहीं पे समझा दिया ताकि बाद में मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। ठीक है, आइए ये 3 केसेस लिखने के बाद अब इन तीनों केसेस पे क्या क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा पहला क्वेश्चन, इफ IE of sodium is
if IE of sodium is plus 5.1 electron volt, if IE of sodium is plus 5.1 electron volt, then determine the delta HEG, then determine the delta HEG of Na plus ion, then determine the delta HEG of Na plus ion या सोडियम कैटायन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन लिखिए 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन लिखिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला ऑप्शन लिखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्योंकि जब टॉपिक कोई चल रहा है तो आपको पता है कि उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्या क्वेश्चन में आईई या ईए में से कोई टर्म मेंशन हो रही है बेटा? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आईई या सिर्फ ईए नहीं है, आई देकर ईए या ईए देकर आई, कुछ ना कुछ ऐसा केस है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आपको मिल जाएगा। आईई देकर किसके बारे में पूछा गया है? ईए के बारे में। जब भी आई देकर ईए पूछे या ईए देकर आई पूछे, ये तीन में से ही कोई इक्वेशन काम में आने वाली है। क्वेश्चन को और ध्यान से देखें, क्या न्यूट्रल से न्यूट्रल को कंपेयर किया गया है या न्यूट्रल से आयन को कंपेयर किया गया है? न्यूट्रल से आयन। अगर न्यूट्रल से न्यूट्रल होता तो इक्वेशन थर्ड यूज आती बेटे, और अगर न्यूट्रल से आयन को कंपेयर किया गया तो आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 विल बी यूज्ड। अब न्यूट्रल से कैटायन को कंपेयर किया गया है, न्यूट्रल से एनायन को कंपेयर किया गया है, तो कैटायन को कंपेयर किया गया है, और न्यूट्रल का जो आई आपको दिया है वो उसके कैटायन के डेल्टा HEG के बराबर होगा, और इसलिए आंसर कितना आएगा? अगर ये 5.1 है तो ये भी 5.1 आएगा। ये तो पहला केस बन गया। दूसरा, इसी में ऑप्शन चेंज करवाऊंगा मैं। अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, बाय चांस मैंने आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा आई का वैल्यू प्लस 5.1 है, तो बताइए डेल्टा HEG का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी देता, एक प्लस 5.1 देता और एक माइनस 5.1 देता, तो एक्यूरेट क्या होता? -5। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस का सेट चेंज कर रहे हैं। ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन प्लस 5.1, क्वेश्चन लिख लेना आप, सेम क्वेश्चन है बेटा ना। ऑप्शन का सेट चेंज कर देना, क्योंकि दो पैटर्न पे इस पे बन सकता है क्वेश्चन, अब वो डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट लिखिएगा प्लस 5.1, ऑप्शन सेकंड लिखिएगा माइनस 5.1, ऑप्शन थर्ड लिखिएगा प्लस 2.55, और ऑप्शन फोर्थ लिखिएगा माइनस 2.55। करेक्ट आंसर समझ में आ जाना चाहिए, सेकंड होगा, क्योंकि आईई अगर प्लस 5.1 है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा और माइनस 5.1 आएगा ना। ये अब आप अपने हिसाब से लिख लेना, आपको अगर कुछ लिखने की जरूरत हो, वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बट ये दो सेट बन सकते हैं इसमें क्वेश्चंस के। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ delta HEG, if delta HEG of atom A, if delta HEG of atom A is, if delta HEG of atom A is x kilojoule per mole, x kilojoule per mole, then IE of x will be, then IE of x will be, पहला ऑप्शन लिखें x ग्रेटर देन y, मैंने क्या बोलते आई नहीं ए, IE ऑफ a, IE ऑफ a will be, है ना, ब्रैकेट में लिखना आगे, वैल्यू ऑफ IE रिप्रेजेंटेड बाय y, वैल्यू ऑफ IE रिप्रेजेंटेड बाय y। डेल्टा HEG को अपन ने x से रिप्रेजेंट किया और IE को अपन y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब ऑप्शन लिखिएगा, वैल्यू ऑफ IE रिप्रेजेंटेड बाय y। अब ऑप्शन लिखे, पहला ऑप्शन x ग्रेटर देन y, दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू y, तीसरा ऑप्शन x लेस देन y, चौथा ऑप्शन एनी ऑफ दीज।
करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन आप देखिए, ए देकर ए ही पूछा है, ना केटायन बोला है ना एनायन बोला है। और जब भी न्यूट्रल से न्यूट्रल का कंपैरिजन होगा, अभी तो दोनों एटम सेम है, ए और ए की बात हो रही है। अगर ये ए और बी होता तो भी यही बात होती कि जो वैल्यू एक्स या वाई में से जो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स और वाई में से जो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई का वैल्यू ज्यादा होगा और आई को हमने वाई से रिप्रेजेंट करा, इसीलिए एक्स स्मॉलर होगा और वाई ग्रेटर होगा, और ऑप्शन सी इस बात को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। देखो, अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हम वैसे अलग से लिख नहीं रहे, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बहुत ध्यान समझना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो अपने को जजमेंट करना आना चाहिए। मान लीजिए आपको 3 एलिमेंट दिए गए, फ्लोरीन, मतलब 2 एलिमेंट दिए, फ्लोरीन और क्लोरीन, और आपको बोला कि मैं 4 वैल्यू का सेट आपको दे रहा हूं, मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं अभी, है ना, पूरे साइन के साथ नहीं दे रहा हूं। मान लीजिए एक वैल्यू है, ऐसा मान लिया पर 200 और एक वैल्यू है 300 और एक वैल्यू 400। जज करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। आपको 100, 200, 300, 400 ये 4 वैल्यूज दी गई और बोला गया ये वैल्यूज किसी 2 एलिमेंट की है। वो 2 एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, ए और बी दिया जा सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। मैं फ्लोरीन और क्लोरीन लेके चल रहा हूं। मान लीजिए आपको बोला कि इन 4 वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू आई को रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, और कोई 2 वैल्यू ई को रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। तो मुझे बताइए इनमें से कोई 2 वैल्यू इसकी आई और इसकी आई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और कोई 2 वैल्यू इसके डेल्टा एचईजी और इसके डेल्टा एचईजी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी 2 वैल्यू आई और कौन सी 2 वैल्यू डेल्टा एचईजी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्या ये बता पाना हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ है। कैसे है? आई है कि क्या हम यहां पर न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे हैं या न्यूट्रल को आयन से कंपेयर कर रहे हैं? न्यूट्रल को न्यूट्रल, क्या दोनों एटम सेम है या अलग अलग है? अलग है। फिर भी अगर 2 एटम अलग है तो भी न्यूट्रल और न्यूट्रल के कंपैरिजन में आई का वैल्यू हमेशा ज्यादा और ये का वैल्यू हमेशा कम। तो इनमें से 2 वैल्यू आई है और 2 वैल्यू ई है। जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो आई होंगी ऑब्वियसली, और जो कम वाली वैल्यू है वो ई होंगी या डेल्टा एचईजी होंगी। इतना तो हमने सेग्रीगेशन इसमें कर लिया। अब दोनों में से कौन किसका आई है? क्या हम फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में पहले से जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होता है? क्या हमें पता है कि फ्लोरीन का आई ज्यादा और क्लोरीन का आई कम होता है? तो यस, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो फ्लोरीन के आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो छोटा वैल्यू है वो क्लोरीन के आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों जो डेल्टा एचईजी बचे वो ये बचे। क्या डेल्टा एचईजी में हम जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का डेल्टा एचईजी ज्यादा होता है, क्योंकि पी ब्लॉक में सेकेंड थर्ड पीरियड में चेंज आता है। तो क्या हम यहां पर 200 और यहां पर 100 लिख सकते हैं? बेटा यस। तो ये पॉइंट अपने को समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो अपने को इसमें बस मतलब क्वेश्चन लिखा नहीं रहा, बस एक लॉजिक आपको बता दिया कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अपने को उसको सॉल्व करने का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या बनाया? अभी तो मैंने फ्लोरीन क्लोरीन बोल दिया तो आपके इजी था। अब आप सिर्फ इतना ही कर पाओगे कि आपको यह पता है, क्योंकि अब वो फ्लोरीन क्लोरीन के हिसाब से आपने जो बड़ा छोटा सोचा था वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी के बारे में अपने को नहीं पता। या तो क्वेश्चन में लिख के देगा कि आई ऑफ ए इज मोर देन आई ऑफ बी, तब तो आप बना सकते हो कि ये ज्यादा है वो कम है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता चल रहा है ना किसकी क्या वैल्यू, आपको बस इतना पता है कि कोई एक आई है। अब ऑप्शन ऐसे बनाएगा, आई ऑफ ए इज मोर देन डेल्टा एचईजी ऑफ बी। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। आई ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेल्टा एचईजी ऑफ ए। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। डेल्टा एचईजी ऑफ ए विल बी इक्वल टू आई ऑफ ए। गलत है। ऐसे ऑप्शंस बनाएगा कुछ ना कुछ जो कि हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते होंगे। तो ये पैटर्न है क्वेश्चंस बनाने के, ये सबसे टफ क्वेश्चंस में आ सकता है इस कैटेगरी में, जो अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी तक हम लोगों ने यहां पर आईई और ईए के रिलेशंस के बारे में, उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये पॉइंट बताया था ना, ये वाला। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आ रहा हूं। ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्केट में ये क्वेश्चन जोरों शोरों से चलता है, तो कभी ना कभी जब आप पेपर सॉल्व करेंगे अभी से लेकर आखिरी तक, कभी ना कभी आपसे टकराएगा जरूर। फिर उस वक्त आप आके मेरा दिमाग खराब करेंगे, इसलिए मैं पहले आपका दिमाग खराब कर देता हूं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई। Determine the correct order of IE for determine the correct order of IE for
ध्यान से देखिएगा। और आपको दिया गया यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, F माइनस और Cl माइनस, ये 4 स्पीशीज आपकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, F माइनस एंड Cl माइनस। इन सब के लिए किसका ऑर्डर बनाना है बेटा? IE का ऑर्डर बनाना है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये जो 2 केस है, ये दोनों न्यूट्रल एटम की आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? हाँ। और ये दोनों उनके एनायन की आई है बेटा, एनायन की आई को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि आपको निकालना तो आई का है, तो ये भी आई और वो भी आई। न्यूट्रल की आई का तो ऑर्डर मुझे पहले से पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन में से किसकी आई ज्यादा है? फ्लोरीन की, और क्लोरीन की आई कम है। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल का मैं कंपेरिजन पहले लिख दे रहा हूं। मुझे पता है न्यूट्रल की आई का जो ऑर्डर है, फ्लोरीन ज्यादा होगा और क्लोरीन कम होगा, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस नॉलेज से जानता हूं। लेकिन एनायन की आई का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करा। एनायन की आई का क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, एनायन की आई का क्वेश्चन ईए से सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से देख ले, जब भी एनायन की आई का क्वेश्चन आएगा तो उसको एनायन की आई से सॉल्व ना करके हम न्यूट्रल के ईए से सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मुझे बताइए, इन दोनों के ईए से सॉल्व करना, क्या मोनो नेगेटिव एनायन का आईई न्यूट्रल एटम के ईए के बराबर होता है बेटा? हाँ। इसका मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं डेल्टा HEG ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू IE ऑफ F माइनस। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है? तो यस। अरे देखो, बोलो हाँ या ना तो बोलो, क्या ये बात सही लिखी है? डेल्टा HEG ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू IE ऑफ F माइनस। मुझे क्वेश्चन में IE ऑफ F माइनस पूछा गया है, तो उसको मैं न्यूट्रल के डेल्टा HEG से कंपेयर कर दे रहा हूं। इसी तरह से मुझसे क्वेश्चन में Cl माइनस का IE पूछा गया है, तो Cl माइनस का IE बराबर होगा डेल्टा HEG ऑफ Cl के, और ये मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर है तो मुझे आई के बारे में तो जानकारी नहीं है, और मुझे ईए के बारे में तो जानकारी है। क्या मैं जानता हूं कि इन दोनों में से ये बड़ा है बेटा? और जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके मुकाबले ये ज्यादा है, तो बेटा ऑब्वियसली इसके मुकाबले ये भी ज्यादा ही तो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है। क्या यहां से हमें ये पता चला कि IE ऑफ Cl माइनस विल बी ग्रेटर देन IE ऑफ F माइनस? ये हमारा रिलेशन यहां से निकल के आ गया। अब देखो, न्यूट्रल का ऑर्डर मैंने पहले बना रखा है और उन दोनों का ऑर्डर मैंने वहां बना लिया। अब बात ये आती है कि दोनों को मर्ज कैसे करें। अभी तो न्यूट्रल का कंपैरिजन हो और एनायन का कंपैरिजन हो। अब ये हो सकता था कि या तो ये दोनों ज्यादा हो, वो दोनों कम हो, या ऐसा हो सकता है कि उसके बीच में वो आ जाए, उसके बीच में वो आ जाए, ऐसे मर्ज भी तो हो सकता है। अब उस मर्ज की कहानी को समझिएगा। क्या ये न्यूट्रल एटम की आई को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ। और क्या ये न्यूट्रल एटम के ईए को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ। IE of any neutral atom is always greater than delta HEG of any other neutral atom। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बड़ी ही होगी और ये वैल्यू छोटी ही होगी बेटा। आई का ऑर्डर बनाने चले तो सबसे ज्यादा पे कौन आ गया बेटा? फ्लोरीन, उससे कम पे क्लोरीन, उससे कम पे Cl माइनस और उससे कम पे F माइनस। ऑर्डर बन गया। अब ये ऑर्डर बनाने के पीछे 2-3 लॉजिक, हमने बस इसको क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक लॉजिक हमारा डेवलप हो रहा है कि जब भी मोनो नेगेटिव एनायन का क्वेश्चन आएगा आई का, तो उसे मोनो नेगेटिव एनायन के आई से सॉल्व ना करके न्यूट्रल के ईए से सॉल्व करें। और इससे हमें यह भी पता चला कि न्यूट्रल का आई हमेशा न्यूट्रल के ईए से ज्यादा है। हमारे 2 कॉन्सेप्ट यहां पर काम आए। अब देखो इधर, ये सब तो हो गई बातें, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट में। फ्लोरीन लिखा, क्लोरीन लिखा, F माइनस लिखा, Cl माइनस लिखा। जब भी किसी ग्रुप, ध्यान से देखो, जब भी किसी ग्रुप के न्यूट्रल का आई और उसी के मोनोनेगेटिव एनायन की आई का क्वेश्चन है, ये वही तो है, किसी ग्रुप के न्यूट्रल और उसी के मोनोनेगेटिव एनायन की आई का क्वेश्चन। जैसे कभी किसी भी ग्रुप के न्यूट्रल मोनोनेगेटिव के एनायन की आई का क्वेश्चन है। अब अपन ने लॉजिक तो समझ लिया, लॉजिक से कुछ करना नहीं अपने को। इधर देखो, सबसे ज्यादा पे कौन है? F, सबसे कम पे कौन है? F माइनस। ठीक है, सामने लिख दिया। अब ये कर देना, घुमा देना बस इस पर से, ठीक है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। सबसे कम पे कौन आएगा? ये, उससे ज्यादा पे ये, उससे ज्यादा पे ये, उससे ज्यादा पे ये, ठीक है। ये बस जुगाड़ है, अभी करना हो मोनोनेगेटिव एनायन
और उसके सेम ग्रुप का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेम ग्रुप के न्यूट्रल एटम और उसी के मोनोनेगेटिव एनायन का जब भी क्वेश्चन आएगा लॉजिकली आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखिए, जैसे इसकी मैं बात करूं, सेकंड केस इसको मान लिया, ऑक्सीजन सल्फर उसी का एनायन सामने लिख दीजिए और ऐसे घुमा दीजिए। ये ऑर्डर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आई का जब मैं ऑर्डर बना दूंगा तो सबसे कम पे कौन आएगा? O माइनस, उससे ज्यादा S माइनस, उससे ज्यादा S और उससे ज्यादा O। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। अब इसको आप वैसे लॉजिकली सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान से देख लेना, न्यूट्रल के आई का ऑर्डर आपको पहले से पता होगा, डाउन द ग्रुप कम होता है। एनायन की आई का क्वेश्चन उसके न्यूट्रल के ई से सॉल्व करोगे। आई ऑफ न्यूट्रल एटम और ई ऑफ न्यूट्रल एटम में से आई हमेशा आगे होगा, और इनको जब ई से सॉल्व करोगे तो थर्ड पीरियड का ई ज्यादा और सेकंड पीरियड का ई कम, वैसे सॉल्व होना है। फ्लोरीन क्लोरीन Cl माइनस F माइनस के बाद ऑक्सीजन सल्फर O माइनस S माइनस का जो ऑर्डर है बिल्कुल सेम बना लेंगे आप लोग। अब देखो यहां पर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, है ना, लास्ट पॉइंट और देख रहे हैं यहां पर, फिर बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इसको देखें जरा, एक पॉइंट हमने IE के टाइम पे लिखा था, डायग्राम जब आई का बनवाया था, एक नोट लिखा था, IE ऑफ एनी न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एंडो होता है। उस टाइम पर मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो बात अभी आपको लिखाई गई है ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलमोस्ट 99-100% ऑफ द टाइम न्यूट्रल के लिए तो हमेशा है, लेकिन आयन के केस में, कैटायन के केस में भी बात वैलिड है, लेकिन एनायन के केस में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर ये बात इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। और वही केस हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो, जब हमने आई पढ़ा तो हमने M से M प्लस बनाया, M प्लस से M+2 बनाया था, याद करिए, सक्सेसिव आई की मैं बात कर रहा हूं, M+3 बनाया था। ये प्रोसेस कैसा था? एंडो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज एंडो। और क्या बेटा, यहां से यहां जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा था या कम हो रहा था? बेटा बढ़ रहा था, और Z इफेक्टिव बढ़ रहा था मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो रहा था, और मुश्किल हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, मतलब ये प्रोसेस भी तो एंडो ही थी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रल एटम और कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस हमेशा एंडो, लेकिन एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो, और वही हम डिस्कस करने वाले। और वो डिसाइड किससे होगा? डेल्टा Hg से। जिसका डेल्टा Hg एंडो रहा होगा उसका आई एक्सो हो जाएगा, उल्टा होता है, रिवर्सिबल। और जिसका ये एक्सो रहा होगा उसका वो एंडो हो जाएगा। तो आइए इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के 2 केसेस से समझा दे रहा हूं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। पहला, हम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करके O माइनस बना रहे हैं, और दूसरा हम नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करके Ne माइनस बना रहे हैं। मुझे बताइए, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो या ऐड कर रहे हो? बेटा ऐड कर रहे हो, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग Ea, डेल्टा Hg को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने का प्रोसेस जनरली एक्सो, जनरली एक्सो। क्या ऑक्सीजन उस जनरल वाली कैटेगरी में आता है? हाँ, क्योंकि ना ये ग्रुप 2 है, ना ये ग्रुप 18 है, ना ये नाइट्रोजन है। ये प्रोसेस कैसा हो गया बेटा? एक्सो। तो रिवर्स क्या होगा? एंडो। ये तो बात अपन ने समझ में लिया। अच्छा, एक और बात बताइए, ये जो प्रोसेस इधर से देखिए, ये जो इधर से इधर जाने का प्रोसेस है, ये IE है या डेल्टा Hg है? डेल्टा Hg, मतलब ये प्रोसेस डेल्टा Hg को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये प्रोसेस, क्या IE का प्रोसेस न्यूट्रल एटम के लिए हमेशा एंडो होता है? हाँ। क्या आई का प्रोसेस कैटायन के लिए भी हमेशा एंडो होगा? हाँ। क्या एनायन के लिए भी आई का प्रोसेस एंडो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, आइए सर, नियॉन में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा बेटा, ये डेल्टा Hg है, और इधर जब आओगे तो आई है, डेल्टा Hg एंड आई। ये इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा या फोर्सफुली एंटर करना? फोर्सफुली, मतलब बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब ये एंडो है। तो रिवर्स प्रोसेस एक्सो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा Hg को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। न्यूट्रल एटम का आई और कैटायन का आई हमेशा एंडो, लेकिन एनायन का आई, एनायन का आई एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। जनरली इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सो। जिनमें जनरली इलेक्ट्रॉन का एडिशन था उनके मोनोनेगेटिव एनायन का आई एंडो होगा, वो नॉर्मल केस है, जनरल केस है। लेकिन ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, जहां पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना एंडो हुआ करता था, उनके एनायन में से इलेक्ट्रॉन का निकलना एक्सो होगा। तो अपने से कोई पूछे कि किस एनायन का आई एक्सो है, तो जिनका Ea एंडो हुआ करता था उनका आई क्या हो जाएगा? एक्सो।
तो ये पॉइंट यहां पर हमें समझना। स्टेटमेंट में लिखाता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लेते, लड़ाते रहो, हैप्पी नहीं थर्ड वाला। हाँ सबके लिए क्योंकि अपन ईए नहीं लेते, अपन डेल्टा इसी लेते तो बात चल जाएगी। ईए लेते तो फिर वो जीरो वीरो की दिक्कत आती, लेकिन डेल्टा इसी ले लिया। चले बेटा ना स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, नोट के बारे में लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ आईई, द प्रोसेस ऑफ आईई ब्रैकेट में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ आईई ब्रैकेट में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम any neutral atom or cation, from any neutral atom or cation. The process of IE bracket में removal of electron from any neutral atom or cation is always endothermic, is always endothermic, is always endothermic. ये पॉइंट हमने कहां पढ़ा, जब हमने आईई पढ़ा था ना, जब हमने न्यूट्रल एटम और सक्सेसिव आई की बात करी थी, तो ये पॉइंट यही था। अब आगे लिखे लाइन चेंज करके, बट इन केस ऑफ एनायंस, बट इन केस ऑफ एनायंस, बट इन केस ऑफ एनायंस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस मे बी एंडो और एक्सो, मे बी एंडो और एक्सो। ठीक है, यहां पर आके डेल्टा की और आई के बीच का जो रिलेशन वाला पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो मिनट तो है, कुछ तो लिखाई देंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं बेटा यहां पर। अब एक बात समझ लें यहां पर ध्यान से। सबसे पहली बात, अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे हमने रेडियस पढ़ा या आई पढ़ा या ये पढ़ा, ये सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी। कैसी प्रॉपर्टी थी बेटा? एटॉमिक, मतलब ये एटम की प्रॉपर्टी थी, आइसोलेटेड एटम। खासकर अगर मैं आई और ये की बात करूं रिस्पेक्टफुली, जो रेडियस था उसमें तो फिर भी हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेते थे, बॉन्डेड एटम्स लेते थे या बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स लेते थे। बट यहां पर जब आई और ये की बात करी तो स्पेसिफिकली हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करी, मतलब ये एटॉमिक प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं ईएन, ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लें। क्यों हम इस पॉइंट को यहां पर पढ़ रहे? देखिए अगला जो चैप्टर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में हम यही पढ़ेंगे कि बॉन्ड बनाना है। पहली बात तो केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, और बनाता है तो किस लिए बना रहा है, और किन किन तरीकों से बना रहा है, ट्रांसफर करके, शेयरिंग करके, है ना, वो पूरा लोन पे डोनेट करेगा, वो वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, ऐसे तरह तरह के तमाम बॉन्ड हम पढ़ेंगे। तो वहां पर हमें पूरा जो चैप्टर है वो बॉन्डेड एटम्स के बारे में डील करना होगा। तो बॉन्डेड एटम से डील करना है तो उसके लिए हम आई या ईए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आई और ईए तो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग में जाने के पहले जब वहां पर हमारी जंग चालू होगी तो जंग के लिए हमें कुछ हथियार चाहिए होगा जिससे हम वो जंग लड़ रहे होंगे। तो आई और ईए तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें वहां पर जाने के लिए जो जंग के लिए हथियार तैयार करके दिया जाएगा वो हथियार क्या होगा? ईए। आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में हम आई और ईए के बारे में कोई डिस्कशन करेंगे ही नहीं। हम सारा का सारा जो भी फैक्टर होगा, डेल्टा ईएन या ईएन बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट में वैसा हो जाएगा, इसमें वैसा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ पे, तो हर जगह हम लोग जो फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे वो क्या रहेगा? ईएन। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के एंड में और केमिकल बॉन्डिंग के जस्ट स्टार्टिंग से पहले पढ़ लेते हैं, ताकि हमें जो ट्रांजिशन है वो समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल से केमिकल बॉन्डिंग पे मूव करना है। बाकी इसके आगे का जो भी वृत्तांत है वो कल सुनाया जाएगा।